रात के करीब 1 बज रहे हैं। पूरे शहर में मौत की शांति पसरी हुई है, पर कॉल सेंटर के अंदर चारों तरफ फोन बजने की आवाजें ही गूंज रही थी। कोई हिंदी में बात कर रहा था तो कोई इंग्लिश में। सभी अपने कस्टमर से बात करने में बिजी थे कि अचानक ही एक चीख से सब कुछ शांत हो गया। सभी लोगों के हाथ पैर जम से हो गए। अगले ही पल कॉल सेंटर की लाइट भी चरमराने लगी। सबको अपने आप ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे वो किसी कमरे में बंद हो। सब अपने चेहरे पर सवाल लिए एक दूसरे को देख रहे थे। ये तो सुमोना की आवाज है, तो वो बाथरूम गई थी। खुद से कहते हुए पूनम जब बाथरूम में गई तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाथरूम के सारे दरवाजे खुले हुए थे और सिंक में टैप से पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था। इस पर भी पूनम ने जब दीवारों पर देखा तो किसी ने खून से साफ साफ लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई हूँ अपना बदला लेने। पूनम दीवार पर लिखा अभी पढ़ी रही थी कि तभी उसे अपने सिर पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने जब ऊपर देखा तो डर के मारे उसका दिल उसके हालत तक आ गया। एक लड़की की सड़ी हुई लाश उसके सिर के ठीक ऊपर हवा में झूल रही थी। लेकिन जब उस लाश ने अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर अपने नुकीले दांत से पूनम पर हमला करना चाहा तो पूनम खुद ब खुद अपने आप ही पीछे हो गई और बाथरूम से बाहर आ गई। उसने कोशिश भी की कि उसने जो अंदर देखा वो सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कोई उसकी बात पर यकीन करेगा या नहीं। तो इस बात को अपने ही मन में दबा वो चुप रही और पुलिस के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही पलों में कॉल सेंटर में पुलिस का जमावड़ा लग गया और पंचनामा कर पुलिस वालों ने कॉल सेंटर को 1 हफ्ते तक बंद रखने की हिदायत दी। लेकिन कॉल सेंटर के मैनेजर ने पुलिस का कहा नहीं किया और अगली रात भी कॉल सेंटर में सभी लोगों को काम करने के लिए बुला लिया गया। सब पिछली रात के हुए हादसे का सोचकर डरे सहमे से थे। पूनम के मन में भी लगातार बस सुमोना का ही ख्याल आ रहा था, पर इससे पहले उसकी सोच और गहरी हो पाती, इस बार किसी लड़के के चीखने की आवाज आई, जिसे सुन सबके मन में पहला ख्याल मौत का ही आया था। इस बार मैनेजर ने जब मेल बाथरूम में जाकर देखा तो खून खून चीखता हुआ उल्टे ही वापस दौड़ पड़ा। आज रात भी इस कॉल सेंटर में किसी लड़के ने खुद को चाकुओं से घोंपकर मौत के घाट उतार लिया था। एक बार फिर पुलिस कॉल सेंटर में आकर लोगों से पूछताछ करने लगी। दीदी यार इतनी टेंशन मत लो, एक तो आज मेरे काम का पहला दिन है और तुम हो कि सुबह सुबह मुंह फुलाई बैठी हो। अच्छा क्या बात है, बताओ तो सही। कुछ नहीं दिव्या, तू नहीं समझेगी। अभी नई नई आई है ना तू इस कॉल सेंटर में, धीरे धीरे तुझे भी सब पता चल जाएगा। इतना कहकर पूनम दिव्या को छोड़ अपने कमरे में चली गई। दोनों जब अपनी रात की शिफ्ट के लिए साथ में ऑफिस पहुंचे तो मैनेजर ने पूनम के आते ही उसे अपने कैबिन में बुला लिया। दिव्या को लगा कि शायद मैनेजर ने उसे किसी काम से बुलाया था, लेकिन जब 2 घंटे तक भी पूनम वापस नहीं आई तो दिव्या झिझकते हुए मैनेजर के कैबिन में चली गई और कैबिन में जो उसने देखा उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसकी दीदी पूनम और मैनेजर किसी सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो अपनी दीदी को इस हाल में भी देखेगी, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पूनम दीदी आपकी शादी तय हो गई है और तुम यहाँ किसी और के साथ। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी दीदी कहते हुए। अगर गांव में किसी को पता चला तो आपके साथ साथ मेरे घर वाले भी बदनाम हो जाएंगे। ये सब करने से पहले तुम्हें एक बार भी माँ बाबा का ख्याल नहीं आया? उन्हीं के लिए तो ये कर रही हूँ। तेरा क्या है, तेरे घर में तो 2 बड़े भाई हैं जो दहेज में तुझे सोने से तोल देंगे, लेकिन मेरे घर में तो मेरे बाद 4 बहनें और हैं। उनका क्या होगा? उनका भी तो हक बनता है कि उनके माँ बाप भी उनकी शादी अच्छे घर और अच्छे लड़के से करवाएं। और अच्छा घर अच्छा लड़का दहेज देखता है, पैसा जो मैनेजर मुझे देता है उसके साथ सोने के लिए, उसे मजा देने के लिए। तू कभी मुझे समझ ही नहीं सकती है, इसलिए अपना काम कर और मेरे मामले में दखल मत दे। नहीं, मैं जानबूझकर तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। मैं कल सुबह ही आपके माँ पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। हम जरूर कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। इतना कहकर दिव्या ऑफिस से चली गई। पूनम ने बाहर जाकर दिव्या को ढूंढा भी, पर दिव्या का कुछ पता नहीं चला। लेकिन शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो वापस अपने घर पहुंची तो उसका सारा सामान गायब था। वह गुस्से में रात को ही वापस अपने घर जबलपुर चली गई। तो उसके बाद आपने फिर कभी दिव्या से बात नहीं करी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन जो नंबर उसने मुझे दिया था वो नॉट रीचेबल आ रहा था। चाहे तो मैं आपको वो नंबर भी दे सकती हूँ। दरअसल पूनम इंस्पेक्टर साहब को अपना पूरा बयान लिखवा रही थी,
क्योंकि जब से कॉल सेंटर में आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ है उससे एक हफ्ते पहले से ही दिव्या भी गायब है, जिसकी रिपोर्ट तो किसी ने भी नहीं लिखी। लेकिन कॉल सेंटर में मौजूद हर किसी के बयान में दिव्या का जिक्र जरूर था। कोई उसके रूप की तारीफ करता तो कोई उसके गुणों की। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने 10 दिन के लिए कॉल सेंटर बंद कर दिया। पर इन 10 दिनों के लिए पूनम सीधा मैनेजर के फार्म हाउस चली गई। फार्म हाउस पहुंचकर उसने जब फ्रिज खोलकर देखा तो उसे दिव्या की लाश फ्रीज में पड़ी हुई उसे ही देख रही थी, जिसे पूनम और मैनेजर ने मिलकर मारा था। दरअसल कॉल सेंटर के बाहर जब दिव्या और पूनम दोनों बातें कर रहे थे तभी सारी बात मैनेजर ने सुन ली और अचानक ही दिव्या के सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। ये क्या किया तुमने? वो मेरे गांव से है, कुछ हो गया तो इसके घर वाले मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस अंदर जाओ, बाकी मैं सब संभालूंगा। बहुत वक्त हो गया है किसी लाश से अपनी भूख मिटाए हुए। इतना कहकर मैनेजर ने दिव्या को अपनी गाड़ी की डिक्की में डाला और अपने फार्म हाउस चला गया। वहां जाकर पहले तो उसने मन भर दिव्या के जिस्म को नोचा, उससे अपनी हवस की प्यास बुझाई और फिर तड़पा तड़पा कर उसे जान से मार दिया। और दोनों इन छुट्टियों में फार्म हाउस पर दिव्या की लाश को ठिकाने लगाने ही आए थे। मगर हर बार की तरह सब काम छोड़कर दोनों ने एक दूसरे के जिस्म से पहले अपनी काम वासना बुझाई और थक कर सो गए। रात के करीब 3 बज रहे थे कि अचानक ही पूनम की नींद खुली। उसने दूर से किसी के बहुत दर्द से चीखने की आवाज सुनी थी। मुझे बचाओ, कोई है क्या? कोई मुझे सुन रहा है? मैं मरना नहीं चाहता, कोई तो मेरी मदद करो। पूनम ने जब आवाज का पीछा किया तो डर के मारे उसका खून सूखने को हो गया था। उसकी आंखों के सामने ही मैनेजर मुस्कुराता हुआ अपने ही हाथ से मांस नोच कर खा रहा था। विवान, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? मैं कहती हूँ होश में आओ। इतना कहकर पूनम भी मैनेजर को देख उसके पास जाने को हुई ही थी। तभी मैनेजर गुस्से में उठ खड़ा हुआ और बेहद डरावनी शक्ल में मुस्कुराता हुआ बोला, दीदी मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी दिव्या का नाम सुनते पूनम उल्टे पैर दौड़ पड़ी। उसे समझ में आ गया था कि मैनेजर ने अपना ये हाल खुद नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे दिव्या का हाथ है और शायद वो अब जिंदा नहीं बचेगी। यही सोचकर पूनम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही लड़खड़ा वो जमीन पर गिरी, मैनेजर के शरीर को अपने कब्जे में की हुई दिव्या की आत्मा ने अपने नाखूनों से पूनम की छाती चीर डाली। लेकिन मैनेजर जिंदा बच गया था। बाद में उसने कॉल सेंटर में हुए सारे खून के इल्जाम अपने सिर पर ले लिए और जेल जाने के 3 महीने बाद ही जेल में खुदकुशी कर ली। और जब ये बात गांव में पहुंची तो दिव्या के परिवार वालों ने पूनम के घर वालों को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद दिव्या की लाश आज भी फ्रीजर में पड़ी हुई है, अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है।